नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। मेडिकल चेकअप के बाद तनाव खत्म करने के लिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने की बातचीत, माता पिता से भी हुई मुलाकात। भारत के खिलाफ F-16 विमान का इस्तेमाल करना पाकिस्तान को पड़ा भारी। अमेरिका ने शुरू की जांच। सौदे के नियमों के तहत हमले के लिए पाकिस्तान नहीं कर सकता F-16 विमानों का इस्तेमाल। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो प्रदर्शनी और सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभिनंदन का अर्थ होता था स्वागत और अब अभिनंदन का अर्थ ही बदल जाएगा। हाउसिंग सेक्टर को लेकर कहा, केंद्र सरकार 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ कर रही है काम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए अलग भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की संभावनाएं बने, ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए। हैदराबाद वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 237 रनों का लक्ष्य। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। जवाब में भारत की खराब शुरुआत, शिखर धवन 0 पर पवेलियन लौटे। भारत के विंग कमांडर अभिनंदन अपने वतन वापस आ गए हैं। अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत रेड क्रॉस की इंटरनेशनल समिति उनका मेडिकल चेकअप कर रही है। इसमें सोसाइटी जांच कर आकलन करेगी कि अभिनंदन को किसी तरह की शारीरिक चोट तो नहीं लगी है। अभिनंदन से केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने भी आज मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में करीब 58 घंटे रहने के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन कल रात करीब 9:30 बजे भारत लौट आए। पाकिस्तान के अधिकारियों ने करीब 9:20 पर उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा, जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वायुसेना के विमान से रात करीब 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें सेना के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। विंग कमांडर अभिनंदन से मिलने के लिए शनिवार को वायुसेना के कई उच्च अधिकारी पहुंचे। इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी पर बाघा अटारी सीमा से लेकर देश भर में खुशी और उत्साह का माहौल दिखा। अभिनंदन की स्वदेश वापसी पर अटारी बॉर्डर पर जुटे लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अभिनंदन की घर वापसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विंग कमांडर अभिनंदन के स्वदेश लौटने पर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि देश को अभिनंदन के साहस, कर्तव्यपरायणता और प्रबल आत्मगौरव पर नाज है। राष्ट्रपति ने अभिनंदन पर वायुसेना को भविष्य में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की सकुशल वापसी पर वीर वायु सैनिक और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि आपके शौर्य ने वायुसेना के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सेना के अदम्य और अडिग संकल्प को पूरे देश और विश्व मत का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनंदन की वापसी पर ट्वीट करते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
वेलकम होम विंग कमांडर अभिनंदन। आपके अदम्य साहस पर देश को गर्व है। हमारी सशस्त्र सेनाएं 130 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुए कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस हमारे साथ हैं। भारतीय वायुसेना को अपने एयर वॉरियर अभिनंदन पर गर्व है। दुश्मन की कस्टडी में होने के बावजूद भी विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस साहस और जज्बे को दिखाया, उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारतीय वायुसेना की ओर से जैश के ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में हमले करने के लिए F-16 विमान का इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को F-16 विमान देने वाले अमेरिका ने अब इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से विमान के संभावित दुरुपयोग से जुड़े जानकारी मांगी है। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान हमले में F-16 के इस्तेमाल से इनकार कर रहा है। हालांकि भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने गुरुवार को रक्षा प्रतिष्ठान पर किए गए हमले में F-16 के शामिल होने के सबूत पेश किए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अफवाह फैलाने वालों पर आज करारा व्यंग किया। उन्होंने बालाकोट और बालाकोटे जगह को लेकर गलत सूचना देने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसा करना गलत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन लोगों पर करारा प्रहार किया है जो बालाकोट और बालाकोटे में फर्क नहीं जानते। वित्त मंत्री ने ऐसे लोगों पर सवाल उठाया और कहा कि क्या सेना अपने ही क्षेत्र में हमला कर सकती है। बालाकोटे LOC के पास स्थित है और राजौरी के बहुत नजदीक है। सोशल मीडिया के आने के बाद एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी ने दिया है। उसका उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। जब अभी हमारी एयरफोर्स KPK में बालाकोट तक पहुंची, तो इससे पहले कि कोई जानकारी प्राप्त करो किसी ने शुरू कर दिया, ये तो एकदम LOC के साथ है। और कुछ लोग जिनको मैं कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस कहता हूं, उन्होंने एक नया बालाकोट ढूंढ लिया और ये भी नहीं चेक किया कि वो बालाकोट LOC के उस पार नहीं है, वो हमारे पुंछ में है। तो हमारी अपनी फौज जाकर अपने ही स्थान पर क्यों ये अटैक करेगी? तो ये सोशल मीडिया में एबरेशंस भी हैं। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। पुलवामा में शहीद हुए 40 CRPF जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने ये एयर स्ट्राइक किया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। 7 फ्लैगशिप मिशन, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों में बदलाव के साथ ही सस्ते होम लोन और GST में राहत दी गई है। दिल्ली में आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी को आवाज दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य को सलाम किया। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। शनिवार को दिल्ली के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो प्रदर्शनी और सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह विंग कमांडर अभिनंदन के साहस और वतन वापसी का जिक्र किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए घर के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है। सरकार ने सबसे ज्यादा जोर किफायती घरों पर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया है। सरकार हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ काम कर रही है। चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। घर बनाने वालों और घर खरीदने वालों दोनों को ही किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने फैसले लिए।
हमने सबसे ज्यादा जोर एफोर्डेबल हाउसिंग पर दिया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रही है। टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों। सस्ते होम लोन और जीएसटी में रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी गई है। हाल ही में 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इसके अलावा अब 2 घरों के अनुमानित किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट अब एक के बजाय 2 घरों पर मिलने वाली है। 2 दिन की इस प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन आवास शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। इसमें प्रौद्योगिकी प्रदाता, अनुसंधानकर्ता, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मकसद 2022 तक 1 करोड़ आवासीय इकाइयां बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने जनता के साथ संवाद के लिए रेडियो को प्रभावी उपकरण के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने आज दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। वित्त मंत्री ने इस मौके पर मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में चर्चा भी की। अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं, उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिला का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में ऐसे बहुत कम राजनेता हैं जो सरल तरीके से लोगों से सीधे संवाद करने की क्षमता रखते हों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जनता से संवाद कायम करने की यही खूबी है। अरुण जेटली ने ये बात दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कही। इस दौरान उन्होंने किताब के डिजिटल संस्करण का विमोचन भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है। बहुत कम राजनीतिक नेता हैं जिनमें इस प्रकार से डायरेक्टली लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और बात करना, ये क्षमता और ताकत होती है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आज के दौर में जब कुछ टेलीविजन चैनल खबरों के बजाय एजेंडा सेट करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में सही और सच्ची रिपोर्टिंग की झलक है कि अब एजेंडा सेट करना हमारा काम है। कन्वेंशनल रोल मीडिया का था कि आप रिपोर्ट कीजिए, एडिटोरियल पेज के ऊपर अपने विचार रख दीजिए, लेकिन देश का एजेंडा हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेट करेंगे। ये जब यात्रा शुरू हुई तो फिर हमेशा रिमोट लेकर ढूंढना पड़ता है कि समाचार कहां से मिलेगा, एजेंडा तो हर जगह मिल रहा है। ये किताब मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों का संकलन है, जिसमें बताया गया है कि मन की बात कार्यक्रम कैसे न्यू इंडिया के साथ जुड़ा और एक जन आंदोलन बन गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस किताब के विमोचन के मौके पर और भी कई गणमान्य मौजूद रहे। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने मन की बात कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक लोगों के जुड़ने वाला कार्यक्रम बताया, तो वहीं प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने इसे अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम बताया। मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक के विमोचन के मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम दो तरफा संवाद का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें लोग अपने सुझाव देते हैं और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उनकी बात करते हैं। I also regard Man Ki Baat as a critical instrument towards fulfillment of Dr. Ambedkar's dream of social transformation.
70 साल पहले अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें केवल राजनैतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब हम राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करते हैं तो हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। मन की बात इस परिवर्तन को लाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने कहा कि मन की बात एक अनूठा रेडियो कार्यक्रम है जिसने टेलीविजन पर अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही इसने सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी उपस्थिति दर्ज की है। The radio program has several firsts to it, and I think the most prominent of them is how a radio program has, acquired a life of its own on television. So every month when the Man Ki Baat episode airs on radio, you also have almost every news TV channel also carrying a visual version of a radio program. I think that's an innovation in itself and contributed immensely to the revival of radio in our mainstream consciousness. मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति किताब में मन की बात की 50 कड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सीधे दिल की बात की। किताब में प्रधानमंत्री की ओर से विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा, लोगों से मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया शामिल की गई है। इसमें कई प्रोजेक्ट को जन अभियान बनाने और लोगों के मन में उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले बीजेपी ने आज देश में कई जगहों पर विजय संकल्प यात्रा के तहत बाइक रैली की शुरुआत की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन रैलियों में शामिल हुए। देश भर में 3000 से ज्यादा जगहों पर हुई इन बाइक रैलियों में 1 करोड़ से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। मोदी के समय में जब भी देश पर हमला हुआ, जब भी जनता पर हमला हुआ, जब भी जवानों पर हमला हुआ, गोली का जवाब गोले से दिया। पहले हमला हुआ उरी में, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको संदेश भेज दिया, उनको जवाब दे दिया कि भारत के जवानों का खून व्यर्थ में कभी कोई नहीं बहा सकता। अब यहां पर नरेंद्र मोदी का शासन है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजधानी दिल्ली के न्यू मोती बाग में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए कौशल भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौशल और ज्ञान ही देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की दिशा तय करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए अलग भवन के निर्माण के लिए जमीन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के युवाओं के हुनर को निखारने के लिए अलग मंत्रालय बनाया और उनको प्रेरित किया। सरकार ने 2014 में एक अलग कौशल विभाग का स्थापना की। 15 में कौशल तथा उद्यम विकास के लिए नई राष्ट्रीय नीति का घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। कौशल भवन के निर्माण में करीब 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की संभावनाएं बने, ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और पूरे विश्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। Our efforts last few years have begun to bear fruits now in improving the economy. Every prominent rating and ranking agency in the world, like Moody's, not Moody's rating, or the IMF and the World Bank, World Economic Forum, ADB, has not only commended our economic growth but also considered our growth to be essential for overall growth in global economy. इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि साल 2014 में केंद्र सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास के लिए नई नीति की घोषणा की थी, जिसका मकसद हर साल 1 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित करना है।
अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन का दायरा और बढ़ गया है। राज्य में बीजेपी एआईएडीएमके पीएमके गठबंधन के साथ पुथिया तमिलगाम पार्टी भी जुड़ गई है। आज चेन्नई में पुथिया तमिलगाम पार्टी के प्रमुख डॉक्टर कृष्णसामी ने कहा कि एनडीए गठबंधन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कम से कम 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की मुख्य परीक्षा आज से अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू हो गई है। ये परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं के वोकेशनल विषयों की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। शनिवार यानी 2 मार्च से 12वीं के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। अंग्रेजी के पेपर के पहले परीक्षा केंद्रों पर छात्र रिवीजन करते नजर आए। आत्मविश्वास से भरे छात्रों ने कहा कि उन्हें परीक्षा का डर नहीं है। प्रोफेसर बनना चाहती हूँ पॉलिटिकल की, तो इसीलिए मार्क्स तो ग्रेड अप करने ही हैं। तो इंग्लिश से तो आपको पता ही है मार्क्स हाई करने वाला सब्जेक्ट है, देन इसमें ही मेरा ज़्यादा फोकस है। इवन 4 रातों से मैं सोई नहीं। टेंस हूँ, प्रिपरेशन तो है बट डर तो लगता ही है, बट सही है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तैयारी तो पूरी कर ली कि अच्छे परसेंटेज आ जाए तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करने की सोचा है। सुबह से पढ़ता था मैं तो उठ के 4 बजे से उठा हुआ था पढ़ने के लिए। हाँ, काफ़ी हद तक तो सारा हो गया। परीक्षा केंद्रों में आए अभिभावकों ने उम्मीद जताई कि उनके बच्चे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमने तो बहुत मेहनत करवाए बच्चे से, हम ही किए। ये बहुत अच्छा नंबर आना चाहिए बच्चे को। हमारे बच्चे भी अच्छे हैं और पढ़ने में एग्ज़ाम में भी पहले भी दे चुके हैं। 10वीं का 11वीं का एग्ज़ाम फर्स्ट आए थे, 10वीं में भी फर्स्ट आए थे। अब इस समय भगवान के दुआ है जे बस यही सोच रही हूँ कि मैं इंजॉय से दे पेपर, अपने खुशी से दे, यही मेरी तमन्ना है। और आगे बस लाइफ में क्या बनना है ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के लिए इस बार 12,87,000 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। 4,974 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल 2019 तक चलेगी। आज से 12वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपने देखा, आज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही एग्जाम से अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं और इस बार स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ मैं लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। महिला और बाल विकास मंत्रालय 8 मार्च से देश भर में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए 1 करोड़ महिलाएं और लड़कियों के खून की जांच की जाएगी और एनीमिया की शिकायत पाए जाने पर दवा दी जाएगी। पोषण अभियान के 1 साल पूरा होने पर महिला दिवस यानी 8 मार्च से देश भर में पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ महिलाओं और लड़कियों के हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। खून की कमी पाए जाने पर दवाएं दी जाएगी। इस पोषण पखवाड़े के दौरान 25 करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने और जागरूकता का काम किया जाएगा। What it aims to do is not just physically check anemia levels and other nutritional deficiencies levels amongst children and people, but also to make people aware that nutrition or malnutrition can be dealt with easily at home as well. महिला और बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 साल में पोषण अभियान के काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का सघन सर्वेक्षण किया है इस कार्यक्रम के बारे में और हमने मुख्य रूप से एक चीज़ जो इन तीनों स्टेट्स में जो पाई है वो ये है कि अक्टूबर 2017 से लेकर के और अक्टूबर 2018 के बीच में जितने बच्चे लो बर्थ वेट के पैदा हुए थे इन तीनों स्टेट्स में, उसमें से 68% बच्चे ऐसे हैं कि जो पोषण अभियान के लागू हो जाने के बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है, अलर्ट्स जाती हैं, SMS जाती हैं, तो वेइंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई है। 8 मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद कुपोषण, एनीमिया, बच्चों में कम वजन की समस्या, लड़कियों, गर्भवती और प्रसूता महिलाओं के सेहत पर फोकस करना है।
जिससे कुपोषण की बीमारी से निजात पाई जा सके और शिशु मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब खेल से जुड़ी खबरें। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया की ओर से दिए गए 237 रनों के जवाब में 4 विकेट खोकर 157 रन बना चुका है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। एरॉन फिंच बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उस्मान ख्वाजा ने 50 और ग्लेन मैक्सवेल के 40 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत के सामने 237 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की ओर से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि केदार जाधव ने 1 विकेट लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।